चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर धर्म के मामले में कई सारी बातें जुड़ी होती हैं। यहाँ पर भूत पिशाच को लेकर लोग अलग अलग नजरिया से देखते हैं। ये कहानी पटना की है। पटना के पश्चिम दिशा में एक छोटा सा हाईवे पड़ता है और उस हाईवे का नाम मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन एक बार वहां से सफ़र करते हुए मैंने एक ऐसी खौफनाक दास्तां से मुलाकात की थी कि उसके बाद मेरा चरित्र भी उन लोगों में सवार हो गया जो भूत प्रेतों में विश्वास करते थे। तो आइए जानते एक डरावना किस्सा। दोस्तों, ये तब की बात है जब मई का महीना चल रहा था। हुआ कुछ ऐसा था कि उस दिन सफ़र करते हुए बीच रास्ते की सड़क टूट गई थी, जिस वजह से गाड़ी से बाइक का चलना एकदम बंद हो गया था। सारी सवारियां बस से उतरकर अपने अपनी दिशा में चली गई थी, लेकिन मैं अपने दोस्त प्रवीण के साथ बस यही सोच रहा था कि किसी तरह से इस बस को उस दूसरी साइड तक ले जाया जाए, उसके बाद हम वापस से सफ़र कर सकते हैं। लेकिन अफसोस ये कि लगातार 1.5 घंटे तक इंतज़ार करने के बाद भी वो लोग ऐसा नहीं कर पाए। फिर अंत में जाकर हमें भी अपने रास्ते की तरफ निकलना पड़ा। इस वक्त तो हम एक हाईवे पर थे और हम अपने घर पर जाना था, क्योंकि हम दोनों एक शादी को अटेंड करके घर लौट रहे थे। हम रास्ते को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते थे, क्योंकि अंधेरे के अंदर रास्ता भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। तभी मैंने अपना मोबाइल निकाला और उसके ऊपर मैप सर्च करके अपने गांव का नाम लगा दिया। तो मैप में दिखाया कि मेरा गांव यहाँ से तकरीबन 13 किलोमीटर दूर था, और तो और यहाँ से पैदल चलकर गांव पहुँचने में हमें काफ़ी समय भी लगने वाला था। तो हम दोनों यही सोच रहे थे कि काश हमें कोई बाइक या फिर गाड़ी मिल जाए, वरना उस कच्चे रास्ते में हमारी तो हालत ही खराब हो जाएगी। फिर थोड़ी दूर तक चलने के बाद हम उस रास्ते पर पहुंच गए जहां से हमारे गांव की तरफ एक टूटी फूटी रोड जाती थी, और वो रोड सिर्फ और सिर्फ कंकड़ पत्थर से बनी हुई थी। ऐसे में उस रोड के ऊपर तेज तेज चलना भी चोट को जन्म दे सकता था। अभी मैं और प्रवीण उस रास्ते के ऊपर ही चल रहे थे कि तभी प्रवीण ने एकदम से कहा, अरे रुक भाई जरा, वो देख। इशारा पाते ही जब मैंने उस तरफ देखा तो मैंने पाया कि वहां पर हमें एक नंगी औरत नजर आ रही थी, जिसके शरीर के सारे कपड़े खुले हुए थे और उसके हाथ में एक बर्तन था। उस बर्तन के अंदर उसने दिया वगैरह सजा कर रखा हुआ था। उस महिला को देखते मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, और दूसरी तरफ मेरा दोस्त प्रवीण बुरी तरह से डर गया था। लेकिन मैंने किसी तरह से प्रवीण को शांत किया और उसके बाद कहा, देख भाई, ये भूत पिशाच जैसा कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बात होती है। तो 2 मिनट तक रुक, हम देखते हैं कि आखिर ये महिला करती क्या है। उसके बाद हम दोनों एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गए और उस महिला को देखने लगे। वो महिला बहुत ही तेज तेज कदमों के साथ आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। हम जिस रास्ते पर चल रहे थे उसके बगल में एक और धूल का रास्ता था, और वो उसी रास्ते से बिना दाएं बाएं देखे सिर्फ सामने की तरफ देखकर आगे बढ़ती जा रही थी। फिर कुछ देर के बाद वो एक चौराहे के पास पहुंच गई। तब जाकर मुझे समझ में आया कि आखिर ये औरत कौन है। ये वही महिला थी जिसके बारे में कहा जाता था कि रात को ये यहाँ पर आती है और जादू टोना करके बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बनाती है। साल में 1-2 लोग तो ऐसे होते थे जिनकी बेवजह ही मौत हो जाती थी, और उसका कारण भी यही महिला बताई जाती थी। मगर मैं इन चीज़ों में कुछ खास विश्वास नहीं करता था, इसलिए मैं आज इसी नज़ारे को देखना चाहता था कि आखिर ये किस तरह से अपने जादू टोने को अंजाम देती है। फिर वो महिला उस चौराहे के बीच में पहुंच गई, और जैसे हमने उसका चेहरा देखा तो मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। दरअसल मैंने देखा कि उसका चेहरा देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। फिर मुझे लगा कि शायद इसने अपने शरीर के कपड़े खोलने के साथ ही अपने चेहरे के साथ भी कुछ न कुछ तो किया ही होगा, जिस वजह से उसके चेहरे के ऊपर चोट के निशान बने हुए थे। ऐसा भी तो हो सकता था कि रास्ते में उसे चोट लगी हो। मैं और मेरा दोस्त प्रवीण इस भयानक नज़ारे को अभी भी पत्थर की एक शिला के पीछे से देख रहे थे। तभी प्रवीण ने कहा, भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हम दोनों को यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन मेरे मन में तो बस यही चल रहा था कि अंत में ये महिला क्या करती है। उसके बाद उसने ये सारा सामान वहीं चौराहे के बीचों बीच रख दिया और फिर वहां से निकलने लगी। लेकिन तभी मैं पत्थर के पीछे से निकला और बोला, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरी बात सुनकर उस महिला ने मेरी तरफ देखा और फिर मेरी तरफ मुस्कुराते बोली, वही जो नहीं करना चाहिए।
उसके बाद उस महिला का चेहरा मैं और भी करीब से देख सकता था, क्योंकि वो एक सेकंड के अंदर ही वो मेरे बहुत ही पास आ गई। वो मेरे इतने करीब आ गई थी कि मैं उसके चेहरे को बहुत ही करीब से देख सकता था। इतने में उसने अचानक मेरी गर्दन को दर्द पहुंचा। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि मैं कुछ भी समझ नहीं पाया। जहां मुझे लग रहा था कि वो एक नॉर्मल महिला है, लेकिन अब उसके इस भयानक रूप को देखकर मैं समझ गया था कि जिन भूत प्रेत को मैंने सिर्फ दिमाग का भ्रम माना था, अब उनकी हकीकत से रूबरू होने के बाद मेरी जान हलक में आ गई थी। उस महिला के हाथों की जकड़न और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही थी और उसके साथ ही मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। मेरा गला पूरी तरह से सूख गया था। मुझे लग रहा था जैसे कि अब मैं बस मरने ही वाला हूँ कि तभी एक पत्थर आया और सीधा उस भयानक से दिखने वाली महिला के हाथ पर लगा। हाथ पर लगते मैं सीधे नीचे गिर पड़ा तो मैंने देखा कि ये पत्थर किसी और ने नहीं बल्कि मेरे दोस्त प्रवीण ने ही उस तरफ फेंका था। प्रवीण की हिम्मत को देखकर मेरे अंदर भी जान में जान आई और उसके बाद मैं खड़ा होकर वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब भागने की हिम्मत भी मेरी टूट चुकी थी। जितना मैं भागने की कोशिश कर रहा था उतने ही मेरे पैर लड़खड़ाते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैं अब चाहकर भी नहीं भाग सकता। उधर मेरा दोस्त प्रवीण मुझसे काफी आगे निकल रहा था। तभी मैंने प्रवीण से कहा, भाई मुझे भी साथ ले ले। इतने में मुझे ऐसा लगा जैसे कि एक हवा के झोंके ने मेरे पूरे शरीर को चीर दिया हो। मेरा पूरा शरीर उस हवा के झोंके की वजह से एक बार के लिए छलनी हो गया था, जैसे कि वो सारी की सारी हवा मेरे शरीर को चीर कर निकली हो। और ये महसूस होते ही मेरे घुटने एकदम से उस सड़क के ऊपर टिक गए और फिर मैं बहुत जोर से नीचे गिरा। तभी मैंने देखा कि प्रवीण का भी यही हाल था। वो भी बहुत जोर से सड़क के ऊपर गिर पड़ा, जिस वजह से उसके शरीर के ऊपर भी बहुत सारी चोटें आ गई थी। वो एक बार के लिए चिल्ला उठा, लेकिन उसके बाद मैं सुन सकता था कि वो अब तेज तेज सांस ले रहा था। और तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई हमारे बगल में अपने कदम पटकते हुए आ रहा है। दरअसल ये आवाज किसी महिला की थी जिसने अपने पैरों के ऊपर घुंघरू पहने हुए थे। घुंघरुओं की ये आवाज बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे कि फिल्म के अंदर दिखाई जाती है। मैंने अपनी गर्दन को हिलाया और उसके बाद जैसे उस तरफ देखा तो मैंने पाया कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसने इतनी देर से हम दोनों के अंदर दहशत मचा के रखी थी। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा तो मैंने पाया कि उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके अंदर भी भूत पिशाच जैसी चीजों का असर हो रहा हो। अब उसके चेहरे पर भी एक अजीब सी मुस्कान में साफ साफ देख सकता था। फिर ना जाने उसके शरीर के अंदर इतनी फुर्ती कहां से आई कि वो एक झटके में उठकर बैठ गया। वो तिरछी आंखों से मेरे ही तरफ देख रहा था। दूसरी तरफ जब मैंने उस महिला को देखा तो वो भी मुस्कुराते हुए मेरी ही ओर देख रही थी। धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा था कि अब मैं बुरी तरह से फंसने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता कि मेरा दोस्त प्रवीण मेरी तरफ आया और उसने मेरे एक पाँव को जकड़ लिया। दूसरी तरफ वो महिला भी मेरी तरफ आई और उसने भी ऐसी हरकत को अंजाम देकर मेरे दूसरे पाँव को पकड़ लिया और उसके बाद उन दोनों ने मुझे घसीटना शुरू कर दिया। अब मेरा शरीर जैसे जैसे उस सड़क के ऊपर घसीटता जा रहा था तो वैसे वैसे मैं दर्द के मारे चिल्लाता जा रहा था। अब वो लोग मुझे पकड़कर उस चौराहे के पास ले आए थे जिसके पास वो दिया वगैरह जलाया गया था। वहाँ का माहौल देखकर मैं और भी ज़्यादा घबरा गया था, क्योंकि मैंने देखा कि उस थाली के अंदर किसी का कटा हुआ सर रखा हुआ था। और उसके बाद जब मैंने उसे और भी ज़्यादा ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि ये सर किसी और का नहीं बल्कि मेरे दोस्त प्रवीण का ही था। फिर जब दोबारा मैंने प्रवीण की तरफ देखा तो मैंने पाया कि उसकी गर्दन कटी हुई थी, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने उसके चेहरे को भी देखा था। फिर ऐसा कैसे हो सकता था? जब मैं अपनी जान की भीख मांगते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा तो मेरे चिल्लाने की आवाज़ वहाँ आसपास भी गूंजने लगी थी। लेकिन अफसोस वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी घर नहीं था जहाँ से मुझे मदद मिल सके। तभी उन दोनों ने मुझे उस बीच चौराहे में लाकर पटक दिया और उसके बाद मेरे आजू बाजू में मंडराने लगे। तभी मैंने देखा कि वो महिला भी उस चौराहे के बीच में आकर बैठ गई और उसके बाद वो कुछ करने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कर रही है। और थोड़ी सी देर बीतने के बाद वो महिला उस जगह से उठी और फिर उसके बाद उसने मेरे दोस्त प्रवीण की खोपड़ी को जमीन के ऊपर रगड़ना शुरू कर दिया।
फिर उसने 3 से 4 बार ऐसा किया और फिर वहां पर सफेद सफेद धुआं फैलने लगा। वो धुआं इस कदर बढ़ गया था कि मैं आसपास की कोई भी चीज नहीं देख सकता था और टाइम बीतने के साथ ही मेरी आंखों में तेज जलन महसूस होने लगी, जिस वजह से मैं अपनी आंख तक खोल नहीं पाया। लेकिन जब उसके बाद वो सफेद रंग का धुआं कम हुआ तब जाकर मैंने देखा कि अब सामने की तरफ मुझे वो महिला पहले से भी ज्यादा भयानक नजर आ रही थी। उसके गले के अंदर हड्डियों की एक माला डली हुई थी। कहीं ना कहीं ये एक अघोरी भी हो सकती थी, लेकिन उसकी ताकत को देखकर तो ऐसा ही लगता था जैसे कि वो कोई पिशाचनी हो। एक बार के लिए जब मैंने अपना मोबाइल निकाला और समय देखा तो मैंने पाया कि मेरे मोबाइल के अंदर इस समय रात के लगभग 1:30 बज रहे थे और मैं यहाँ पर एक मायाजाल में फंसा हुआ था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये सब हो क्या रहा है। अभी भी सुबह होने में काफी टाइम बचा हुआ था और इतनी देर तक खुद को बचा कर रखना मेरे लिए काफी मुश्किल था। ऊपर से इस रास्ते से गाड़ियों का आना जाना जैसे आज तो बंद ही हो गया था। मैं काफी देर से किसी साधन का इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे आज मेरी किस्मत को मेरी मौत ही मंजूर थी। अब शायद वो आखिरी टाइम भी आ गया था जब वो महिला मेरे साथ मेरी लाइफ का आखिरी कदम उठाने वाली थी, यानी कि अब वो मुझे भी मौत के घाट उतारने वाले थे। अब उसके हाथ में एक थाली मौजूद थी और उस थाली के अंदर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। थाली के अंदर बिल्कुल वैसा ही सामान था जैसे कि वो पहले यहाँ पर लेकर आई थी। शायद अब वो चांद के ढलने का बस इंतजार ही कर रहे थे और चांद के ढलते ही वो मेरी गर्दन मेरे धड़ से अलग कर देती और जैसा कि मैंने सोचा था वो भी बिल्कुल वैसा ही करने में लगी थी। जैसे ही चांद हल्का हल्का नजर आने लगा तो उस महिला के कदम मेरी तरफ बढ़ने लगे। दरअसल मैंने देखा कि अब उसके नाखून पहले से ज्यादा लंबे और धारदार हो गए थे। उसके नाखूनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नाखून कम और खंजर ज्यादा हों। खून से सने उसके दांत अब मेरी मौत की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन तभी मुझे बहुत ही सारे लोगों की एक साथ चिल्लाने की आवाजें आईं। इन आवाजों को सुनकर मैं फिर से सहम उठा, लेकिन इस बार मैं जैसे पीछे मुड़ा तो मुझे अपनी जिंदगी जीने की एक उम्मीद नजर आने लगी। दरअसल ये हमारे पड़ोसी गांव के ही लोग थे जिनके हाथ में डंडे थे और वो उन डंडों को लेकर हमारी तरफ आ रहे थे। मैं पहले घुटनों पर था और जैसे उन लोगों को आता हुआ देखा तो मैं उन्हें जोर जोर से आवाज देने लगा। उनकी स्पीड और भी ज्यादा हो गई और तभी उस महिला ने कहा, आज तो तू बच गया, लेकिन आइंदा फिर कभी नजर आया तो इस बार तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। फिर उसने मुझे एकदम से पकड़ा और जमीन पर गिरा दिया। नीचे गिरते ही मेरा सर सीधा सड़क से टकरा गया और फिर मैं बेहोश हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर उसके बाद जैसे मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं हॉस्पिटल के एक बेड पर लेटा हुआ था और वहां पर मेरे हाथ पर बोतल चढ़ी हुई थी, लेकिन वहां पर मुझे अपना दोस्त कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। फिर मुझे अपने घर वालों ने बताया कि मुझे लगभग 2 हफ्ते के बाद होश आ रहा था और मेरे दोस्त परवीन की लाश उसी चौराहे के पास पड़ी थी। उसकी गर्दन कटी हुई थी और अब ये सुनकर मैं समझ गया कि उस दिन मैंने जो देखा था वो एक हकीकत थी। मेरा दोस्त सच में ही मारा गया था। दोस्तों, इतना सब सुनने के बाद मेरी आंख से आंसू टपकने लगे, क्योंकि वहां पर सरासर मैंने ही गलती की थी। अगर मैंने अपने दोस्त की बात मान ली होती तो आज वो जिंदा होता, लेकिन होने को भला कौन टाल सकता है। लेकिन इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद जब मैंने उस महिला के बारे में पता लगाया तो मुझे पता चला कि वो एक डायन है जिसको हमारे बगल के गांव वाले लोगों ने ही जलाकर मार दिया था, क्योंकि वो छोटी उम्र के बच्चों का खून पीती थी। और जब लोगों को उसकी इस करतूत के बारे में पता चला तब उन्होंने उसे जिंदा ही जला दिया। लेकिन मरने के बाद वो और भी ज्यादा खतरनाक बन गई है और अब कोई भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।